Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, Assistant Professor of Political Science. स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में कार्ल मार्क्स के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, उनकी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और राज्य संबंधी उनके विचार हमने पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स का क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे और साथ में उनकी मार्क्स के दर्शन की आलोचना और मार्क्स का योगदान आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अपरिहार्य मानता था। क्रांति से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रांति से ही समाज का विकास होता है, क्योंकि उनके द्वारा पुरानी प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और उनके स्थान पर एक नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। मार्क्स के शब्दों में नई उत्पादक शक्तियों और पुराने उत्पादक संबंधों की टक्कर ही सामाजिक क्रांति की वस्तुगत आर्थिक बुनियाद है, जिसके अंतर्गत नई उत्पादक शक्तियों के वाहक प्रगतिशील वर्ग के हितों के बीच टक्कर होती है। सामाजिक क्रांति इस टक्कर की उच्चतम अभिव्यक्ति और परिणति होती है। इसमें जैसा कि हमने शुरू से हम कार्ल मार्क्स में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटा है। कार्ल मार्क्स राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे तथा उन्होंने हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटा है कि एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक निर्धन या श्रमिक वर्ग होता है। और हमेशा से समाज में क्रांति चलती रहती है। जो धनी वर्ग होता है वो निर्धनों का या श्रमिक वर्ग का हमेशा शोषण करता रहता है। तो उसी की क्रांति को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद के आधार पर पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया कि पूंजीवाद का विध्वंस अवश्यंभावी है। मतलब पूंजीवाद एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं ऐसे अंतर्विरोध तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो इसके विनाश का कारण बनती है। उत्पादक शक्तियों तथा संबंधों के बीच अंतर्विरोध पूंजीवादी समाज में समय समय पर संकट पैदा करते रहते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति समाज के परंपरागत संबंधों को पूरी तरह खत्म कर देती है, लेकिन साथ ही कार्ल मार्क्स का यह भी मत था कि पूंजीवाद से समाजवाद में रूपांतरण शांतिमय अथवा वैधानिक साधनों से संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिगामी पूंजीवादी वर्ग कभी भी स्वेच्छा से उत्पादन के साधनों पर से अपना स्वामित्व नहीं छोड़ेंगे और इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांति के हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। मार्क्स ने अपने शब्दों में कहा है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाले हर पुरातन व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। कार्ल मार्क्स कई कारणों से क्रांति को अपरिहार्य समझते थे। सबसे पहला, उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्रांति की अनिवार्यता प्रतिपादित करता है। इसके अनुसार संसार के समस्त परिवर्तन अंतर्विरोध के अनुसार स्वमेव होते हैं। जैसा कि हमने देखा था, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद इन तीनों को एक्सप्लेन किया था। उसमें था कि समाज की प्रारंभिक अवस्था वाद है, दूसरी अवस्था प्रतिवाद है और तीसरी अवस्था संवाद है, और संवाद के बाद पुनः चौथी अवस्था जो आएगी वो पहली अवस्था कहलाएगी और वो वापस से वाद, प्रतिवाद, संवाद इस प्रकार से इसकी जो त्रयी है उसी से समाज में परिवर्तन और अंतर्विरोध चलता रहता है। पूंजीवाद के आंतरिक विरोध का निवारण करने के लिए क्रांति अनिवार्य है। दूसरा है 1848 से 1851 के अनुभव ने कार्ल मार्क्स को यह दर्शाया कि पूंजीपतियों के संगठित विरोध का सामना श्रमजीवी केवल शक्ति के प्रयोग से ही कर सकते हैं। मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति तब कही जाती है जब राज्य की शक्ति पर सर्वहारा का कब्जा हो जाता है और निर्णायक उत्पादक शक्तियां मजदूर वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। क्रांति का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें संक्रमण
अवस्था के दौरान सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना से राज्यहीन समाज की अंतिम अवस्था की दिशा में अग्रसर होने की अपेक्षा की जाती है। कार्ल मार्क्स ने अपने लेख दिस क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में मार्क्स की क्रांति को निरंतरता की घोषणा, सामान्यतया वर्ग विभेदों की समाप्ति की दिशा में आवश्यक मध्यम श्रेणी के रूप में सर्वहारा वर्ग की वर्गीय तानाशाही, ऐसे सभी सामाजिक संबंधों का उन्मूलन जो उत्पादन के इन संबंधों के अनुरूपी हैं, और इन सभी विचारों का क्रांतिकारीकरण जो इन सामाजिक संबंधों से पैदा होते हैं, इसी के साथ क्रांतिवादी प्रयोजनों की विशिष्टता का अभिनिर्धारण करता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा है, कार्ल मार्क्स ने अपने हर सिद्धांत में, चाहे वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत हो, उसने हमेशा से समाज को दो भागों में बांटा है। इसमें आता है, मार्क्स का प्रारंभ का विचार था कि क्रांति हिंसा से ही हो सकती है। बाद में विशेषतः 1848 के उपरांत मार्क्स ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा क्रांति के अन्य मार्गों को भी अपने चिंतन में समाहित किया। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स महानतम क्रांतिकारी थे। उनका यह कथन क्रांति का शंखनाद है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, सवाल यह है कि इसको कैसे बदला जाए। मार्क्स ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस बात पर बल दिया था कि सामाजिक क्रांति तब होती है जब उत्पादन के मौजूदा संबंध उत्पादन की शक्तियों के अधिक विकास पर जंजीर की तरह कार्य करने लगते हैं। तो स्टूडेंट, मार्क्स ने कहा है कि समाज में हमेशा से दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष चलता रहता है और इसी संघर्ष के कारण क्रांति होती है। अब हम इसका आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इससे पहला आता है मुक्त समाज का दुश्मन। तो कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध रचना दी ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़ में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनता है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उनसे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। मार्क्स के दर्शन की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि वह क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है, वर्ग संघर्ष का प्रचार करके वर्ग सहयोग की संभावनाएं समाप्त कर देना चाहता है। उसने हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटा है, तीसरे वर्ग की उसने पूर्णतया उपेक्षा की है। और ऐसा नहीं है कि समाज में हमेशा से दो ही वर्ग रहे, या तो दो वर्ग रहे हैं तो उनमें हमेशा से लड़ाई झगड़ा हुआ है या तो क्रांति होती रही, ऐसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है भविष्यवाणियाँ गलत साबित होना। कार्ल मार्क्स की अधिकांश भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई है। मार्क्स के ग्रंथ दास कैपिटल को 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, किंतु पूंजीवाद के विध्वंस और राज्य के लोप होने की भविष्यवाणी सच नहीं निकली है। धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन भी नहीं हुए हैं। मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उसकी संख्या तथा प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। तो उसकी जो भविष्यवाणी थी वो गलत हुई है। राज्य संबंधी जो धारणा थी उसकी वो भ्रांत मानी गई है कि मार्क्स की यह कल्पना गलत है कि राज्य अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। राज्य एक बुराई है, राज्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार से प्रगति का साधन नहीं है। तो ये सब एक प्रकार की भ्रांत धारणा है कि वास्तविकता तो यह है कि आजकल साम्यवादी देशों में राज्य के अधिकार और उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है मार्क्स द्वारा व्यक्त काल्पनिक धारणाएं। अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के विचारों को स्वप्नलोकीय कहकर मार्क्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक बतलाया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि मार्क्स स्वयं कल्पनावादी विचारक है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि पूर्ण व्याख्या के रूप में आर्थिक पृष्ठभूमि पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति मौलिक रूप में एक मिथ्या है। नेक्स्ट है अस्पष्ट सिद्धांत। आलोचकों का ये कहना है कि अपने समय में मार्क्स यह भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था कि आर्थिक तत्वों का निर्माता कौन है और इन आर्थिक तत्वों का संचालन क्यों तथा किन नियमों से हो रहा है। मतलब
कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो क्या है, एक प्रकार से अस्पष्ट हैं। त्रुटिपूर्ण वर्ग धारणा, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के लिए कहा गया है कि ये एकदम त्रुटिपूर्ण धारणा है। आलोचकों का मानना है कि मार्क्स की वर्ग अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। उसका विचार है कि व्यक्तियों में कोई भी स्थिर वर्ग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें सतत रूपांतरण होता रहता है, इसलिए उन्हें ठोस आधार मानकर विचार व्यक्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है समाज का विभाजन असंगत। समाज का जो विभाजन है, जैसे कि आदिकालीन समाज, प्राचीन समाज, यूनानी और रोमन, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज आदि पूर्ण रूप से असंगत है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। प्रोफेसर वेपर ने इसके लिए कहा है कि इस विभाजन पर मतलब उन्होंने अपना बहुत गहरा असंतोष व्यक्त किया है। नेक्स्ट है अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। तो मार्क्स के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि साम्यवादी समाज की कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों न हो, व्यवहार में वह सर्वहारा के अधिनायकत्व का या निरे अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सोवियत रूस और चीन में साम्यवादी क्रांतियों के फलस्वरूप जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई हैं, उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैनिक प्रगति का चाहे कितना ही बड़ा प्रमाण क्यों न दिया हो, वहाँ के नागरिक चिरकाल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित रहे हैं। सिद्धांततः सोवियत शासन प्रणाली का अधिनायक तंत्रीय स्वरूप अस्थायी होना था, परंतु वहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ते हुए केंद्रीकरण ने राज्यविहीन समाज की कल्पना को पीछे धकेल दिया। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनकी इस प्रकार से आलोचना की गई है। कार्ल मार्क्स ने धर्म की उपेक्षा की है। उनकी जो राज्य संबंधी धारणा है वो पूरी तरह से भ्रांत है। इतिहास की मनमानी व्याख्या उन्होंने की है। मुक्त समाज का उन्हें दुश्मन माना गया है। हिंसा को बढ़ावा देने वाला कार्य कार्ल मार्क्स के विचारों ने किया है। तो इस प्रकार हमने कार्ल मार्क्स के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। अब आता है कार्ल मार्क्स के विचारों का मतलब मार्क्स का योगदान। मार्क्स ने समाज में क्या योगदान दिया। मार्क्सवाद आधुनिक युग का अत्यंत प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक समाजवादी दर्शन है। जितना मार्क्स के विचारों ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया, संभवतः इतना अन्य किसी दार्शनिक के विचारों ने नहीं किया। मार्क्सवाद दार्शनिक होने की अपेक्षा व्यवहारिक अधिक है। यह पूंजीवादी शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के समक्ष एक विश्लेषण पद्धति है। मार्क्सवादी समाजवाद वैज्ञानिक है तथा यह तथ्यों पर आधारित है। वह व्यवहारिक है तथा स्फूर्ति देने वाला है। ईसा बर्लिन ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी में बहुत से प्रभावशाली आलोचकों तथा क्रांतिकारी हुए, जो मौलिकता, क्रांति तथा सिद्धांतवादिता में मार्क्स से कम नहीं थे, लेकिन उनमें से मार्क्स की भांति एकाग्रचित वाला अपने जीवन का प्रत्येक शब्द तथा कार्य साधन के रूप में अपने एवं तत्कालिक तथा व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बलिदान करने वाला कोई नहीं था। C.L. वेपर ने कहा है कि मार्क्स को सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक कहा है। वेपर के अनुसार मार्क्स के द्वारा दिया गया विश्व का विश्लेषण तो श्रेष्ठ है ही, उससे भी अधिक प्रशंसनीय ऐतिहासिक शक्तियों की रचनात्मकता के संबंध में मार्क्स का दृष्टिकोण है। लेनिन ने कहा है कि मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन ने ही सर्वहारा वर्ग को उस आत्मिक दासता से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है जिसमें सभी उत्पीड़ित वर्ग अब तक सिसकते हुए अपने दिन काट रहे थे। केवल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत ने ही पूंजीवाद की सामान्य व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की वास्तविकता स्थिति की व्याख्या की है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवाद एक प्रगतिशील दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यह है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए और वही उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। मार्क्स के सिद्धांतों को 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जितना लोकप्रियता एवं सफलता मिली, उतनी अन्य किसी विचारधारा को नहीं मिली। आज दुनिया के करोड़ों लोग कार्ल मार्क्स को अपना आराध्य देव मानते हैं। सभी देशों में साम्यवादी दल सक्रिय है और सभी सरकारें किसी न किसी रूप में समाजवादी नीतियां अपनाने के लिए कटिबद्ध है। मैक्सी ने इसके लिए कहा है कि एक और सभी करोड़ों व्यक्ति मार्क्स को देवता की तरह पूजते हैं, तो दूसरी ओर करोड़ों व्यक्ति उसे दानव कहकर उसकी निंदा करते हैं। उसके बारे में विचार करने का एकमात्र तरीका है कि आवेश को दूर करके उसे समझने की कोशिश की जाए।
तो अंततः हम कार्ल मार्क्स के लिए यही कह सकते हैं कि मार्क्स जैसा क्रांतिकारी विचारक न कभी था और न शायद कभी होगा। थैंक यू।